नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं डीपीएसपी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको, और आज डीपीएसपी जो है हम लोग खत्म ही कर देंगे। तो ये यहाँ शुरू कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। तो ये हम ना ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी इन बिहार, तो ऐसा स्पेसिफिक भी पूछा है या जेनरिक भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों को पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। देखिए ये पॉलिटी है ना, पॉलिटी में कहीं से भी फ्रेमिंग क्वेश्चन को किसी भी तरह किया जा सकता है। इट्स नथिंग लाइक हिस्ट्री दैट कि हाँ कि भाई अगर बोल दिया इस तरह से आएगा तो मोस्टली चांसेस रहता है कि वही आएगा। पॉलिटी में दे विल टेक दिस लिबर्टी एंड क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर देता है, ठीक है। तो उस तरह से थोड़ा सा इसीलिए आपको लग रहा हो कि मतलब इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर क्यों किया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि वो पॉलिटी में पूछ देता है ऐसा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए तो ये क्या है, मनरेगा की जगह क्या लिख दिए हो तुम, बदल गया है ना दोस्तों। ये क्या है, वीवी जी राम जी, ठीक है ना। तो यहाँ मिल लीजिए वीवी जी राम जी से। तो ये क्या कह रहा है, विकसित भारत। क्या, हाँ विकसित भारत। क्यों, क्योंकि हम लोग स्वर्णिम काल में है ना, अमृत काल में, तो ये विकसित भारत हो गया। तो बी तो क्या होगा, विकसित भारत। तो विकसित भारत एक बात याद रखिएगा, जी से गारंटी। क्या, हाँ जी से गारंटी। हम लोग कितने बार ना बोले हैं कि मतलब फंडामेंटल राइट का गारंटी कौन लेता है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है। तो इसे जी से एक जी से गारंटी और एक जी से ग्रामीण याद रखिएगा, ठीक है। देखिए विकसित भारत तो सबको याद रहता है, ठीक है ना। हाँ तो ये तो वी भी याद रहेगा, विकसित भारत वी भी याद रहेगा। और जी राम जी है। क्या, हाँ जी राम जी है। तो अब ये देखिएगा कि अब पहला तो हो गया गारंटी और लास्ट का हो गया ग्रामीण। तो जी का जी हो गया। अब आपको रखना है कि राम, राम का फुल फॉर्म क्या होगा। अब ये राम, ये सीताराम वाला राम नहीं है, राम अलग से राम आ गया है, जिसका होगा क्या, रोजगार एंड आजीविका मिशन। क्या, हाँ रोजगार एंड आजीविका मिशन। थोड़ा सा जबरदस्ती वाला बात लग रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, इसको उसी तरह से याद कर लीजिए। तो गारंटी फॉर क्या, रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है। रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इसीलिए अब से, अब जब एग्जाम में आपको लिखना हाथ जैसे चालू हो गया था कि हाँ मनरेगा मनरेगा लिखने का, तो अब ऐसा नहीं लिखना। अब लिखना है कि वी वी जी राम जी, ठीक है ना। तो वी हो गया आपका विकसित भारत हो गया, जी तो हो गया गारंटी। तो गारंटी फॉर क्या है, तो रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये याद रखना, क्या, रोजगार एंड आजीविका मिशन, रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये क्या कर रहे हो तुम, अरे आपको याद करा रहे थे, होपफुली यू विल रिमेंबर इट, ठीक है, या ऑलरेडी कर लिए होंगे। तो ये क्या है, तो जी राम जी ये क्या थे, ये आप देखिएगा। तो जो हम लोग आजीविका की बात कर रहे थे, नहीं बोल रहे थे कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो वही आजीविका की बात कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 39 के ये में है, तो क्या है, एडुकेट मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड। तो ये हम इससे इंश्योर करते हैं कि नहीं। अब आप देखिएगा, करा कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, इतना हम लोग देखे थे जब हम लोग पढ़ रहे थे, आर्टिकल 24 भी पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हम लोग इस बात को देखे थे। तो इससे क्या होता है, प्रोटेक्टिंग चाइल्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये ना हम लोग एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला में देखे थे। तो ये यहाँ से आप ये देख सकते हैं। फिर आप देखिएगा प्रोहिबिशन ऑन स्लॉटर ऑफ काउ, ठीक है। अब ये उस पर मत चले जाइएगा, उस सुधांशु त्रिवेदी वाला पर कि हाँ कि जर्सी गाय हमारी माँ नहीं है नॉल। देखिए एक चीज़ हम बताते हैं, थोड़ा सा हीटर बंद करते हैं। हाँ चलिए ठीक है, लाइट से ऐसे ही रूम गर्म हो जाता है ना, तो इसीलिए। हाँ तो अब ये देखिए, तो ये वो जो सुधांशु त्रिवेदी जो बताए थे कि जर्सी गाय हमारी माँ नहीं है, तो इसीलिए उसको मतलब ऐसा आप स्लॉटर कर सकते हैं, बस ये वाली गाय जो है। एक बात ये समझिए कि बात सिर्फ जानवर की नहीं हो रही है, समझ रहे हैं ना, कि हाँ कि मतलब ऐसा करके कि ये गाय गाय को देखिए, ऐसा थोड़ी कि नॉर्मल गाय को ये अपना माता बना कर सबको घर में लेकर बैठ गए हैं। तो वो आप ये समझिए ना कि जब हमको एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, तो इस बेसिस पर नहीं करेंगे ना कि अरे ये तो जर्सी गाय, तो इसको मार दो, ये नहीं है तो इसको रख लो। ऐसा ऐसा देखिए, ये लोग ह्यूमन के साथ भी वही ट्रीटमेंट करते हैं और जानवर के साथ भी वही ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे बीजेपी, हाँ अगर ये हिंदू है तो ठीक है, मुस्लिम है तो इतने, आपको ये बात सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये बोलती है कि हिंदू है तो छोड़ दो, मुस्लिम है तो मार दो। ये बस सुनने भर तक है। आप हिंदू में थोड़ा सा इन करके देखिए ना, दलित है मार दो, ओबीसी है मार दो, कोई भी है मार दो, एक खाली एक यही त्रिवेदी जी है तो छोड़ दो। यही बात होता है बस। आप प्राइमा फेसी में आपको लगा कि सारा हिंदू की बात करते हैं। अरे जो व्यक्ति सारा हिंदू का बात करता है, तो वो ओबीसी रिजर्वेशन पर होता है तो अपने ऊपर तेल डाल लेगा। अब आग लगाया कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, हिंदू आगे बढ़ रहा था, काहे आप आग लगा लिए। तो इस डिबेट में आप लोग बिल्कुल मत पड़िएगा कि हाँ कि ये मतलब मुस्लिम का दुश्मन है, हिंदू का दोस्त है। ये चाहे कोई भी नेता हो, बीजेपी कांग्रेस एंड ऑल, तो इस चीज़ पर उतना मत आप आंख मूंद कर भरोसा कर लीजिएगा। कोई भी नेता क्वेश्चन कर रहा है, वेदर इफ समथिंग राहुल गांधी इज सेइंग और समथिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग, तो दोनों को आप एक अपने स्तर से देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, देन यू बिलीव ऑन देम। चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीज़ है। तो वो जो जानवर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट देखेंगे, तो जब ऐसा काउ स्लॉटरिंग ऑर्डर पर गया था, तो वो बोले थे कि मिल्चिंग काउ है तो उसको, तो कोई भी काउ है तो उसको आप स्लॉटर नहीं करेंगे, वो तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो आप क्यों उसको स्लॉटर करेंगे, ठीक है ना। तो उस आधार पर बैन किया था। ये नहीं कि हमारा, क्योंकि हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं ना है, आपके स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया का तो अपना कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट रिलीजन नहीं है कि नहीं। दो हम लोग का मतलब रिस्ट्रिक्टली सेपरेटेड नहीं है, बट ये पाकिस्तान टाइप से हमारा कोई, जैसे उसका इस्लामिक रिलीजन हमारा, तो उस तरह से कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है कि आप बोलेंगे कि हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट हट रहा है तो इसलिए हम पूरा अक्रॉस द कंट्री हम लगा देंगे। अब वो तो अभी भी नहीं लगा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये था, क्योंकि इकोनॉमिकल बेनिफिट आपको मिल ही रहा है, देन व्हाई यू आर गोइंग फॉर स्लॉटर एंड ऑल। एंड देन लेटर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल दिए थे
कि भाई कि अब अगर लेट्स से कि मिल्चिंग में नहीं है तो उसको सीधे स्लॉटर में क्यों भेज देंगे? गोबर वोबर का भी तो कितना यूज रहता है ना, तो उसको भी आप ये करके टॉलरेट कीजिए, ठीक है। अब भक्त लोग को गाय का मूत्र भी पिलाइए, उसका भी पैसा देंगे ना वो लोग, तो बोलता है कि हम पियेंगे। परेश रावल को पिलाइए, उसको ले आके अनुपम खेर को पिलाइए, सबको ले आके क्या। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब तक आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, व्हाई यू आर गोइंग फॉर स्लॉटरिंग एंड ऑल, फॉर दैट सेक वेदर इट्स बफेलो और काउ एंड और काउ ऑफ एनी ब्रीड एंड ऑल, तो नहीं जाना है हमको। तो वो चीज है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ना, तो ये प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ काउ, तो इस पर वो बात किया गया। अब ये देखिए करा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, इस पर तो हम लोग कितना बार बात कर लिए हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पे देखिए, प्रोमोटिंग द एजुकेशनल एंड इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। तो इसी को लेकर फिर हम लोग अपना मतलब आगे चल के अपना ये क्या कर दिए हैं, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से उसको फंडामेंटल राइट बना दिए हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ना भाई, आखिर इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो ये देखिए, तो जो बीकर सेक्शन उसमें लिखा गया था ना आर्टिकल 46 में, तो उसमें उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से इंटरप्रेट किए। तो वो बोले थे कि ये बीकर सेक्शन, जो SC/ST तो क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन जो बीकर सेक्शन लिखा गया था तो वो उसका मतलब ये था कि बीकर सेक्शन का मतलब ये था कि मतलब OBC मतलब जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, लेकिन फिर बाद में उसको री इंटरप्रेटेड किया गया और उसमें ना अब मतलब अब सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं उनको भी अब शामिल कर लिया गया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, चूंकि अब ऐसा इंटरप्रेट कर ली है सुप्रीम कोर्ट, तो हम कह सकते हैं ना कि आर्टिकल 46 जो है, चूंकि EWS को रिजर्वेशन मिला है तो हम लोग आर्टिकल 46 को इंप्लीमेंट किए हैं, गॉट इट और नॉट। तो ये इस तरह से ये हो गया। अब आगे चलते देखिए, PM किसान जो 6,000 रुपया मिलता है और 2,000 रुपया हर 3 महीना पैसा करके कि 4 महीना पर मिलता है करके, तो 4 महीना पर मिलता है, तो ये करके ये फार्मर को मिलता है। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल जो 43 में बोलते हैं लिविंग वेज की बात करते हैं। अब एग्रीकल्चर वर्कर, अब देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्कर लिखा है, लेकिन ये तो एग्रीकल्चर वर्कर को तो नहीं ही मिलता है यार, ये तो किसान सबके जिसके पास लैंड एंड ऑल होगा तो उसको मिलता होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, फिर देख लीजिएगा अपना। अब ये देखिए ये क्या है कि लिविंग वेज, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डोंट लाइक नो एक्ट सो इनसिंसियर, तो वो चीज़ है। तो ये है, तो ये लिविंग वेज वाला है ना, तो ये कह रहा है कि भाई कुछ तो पैसा मिल रहा है ना, कुछ नहीं ज़्यादा दे दो। जैसे तो वहाँ पर तो $2,000 मिलता है कनाडा में। हाँ, कनाडा में मिलेगा भाई, वहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर DPSP के लिए बोला गया कि स्ट्रेंथ जितना होगा आपके गवर्नमेंट का उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब ये कह रहा है कि सब्सिडाइज फूड थ्रू द, ये अब देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आप देख लीजिए। अब तो ये आर्टिकल 47 को ये कर रहा है कि नहीं, आर्टिकल 47 का रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए हम, मेरा घर है ना रीगा शुगर चीनी मिल, वहाँ पर देखिए नेपाल बॉर्डर पर, ठीक है ना, जिसका रीगा का शुगर मिल खुलवाने का बार बार क्रेडिट जो है कि ये मतलब तेजस्वी यादव बोलते हैं ना कि हमने रीगा का चीनी मिल खुलवाया, हमने रीगा का चीनी मिल, मैं हूँ रीगा से, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे मतलब गरीब लोग रहते थे पहले, ठीक है, या हम लोग कहीं या दादी लोग कहानी सुनाती थी, मम्मी लोग बताती रहती है कि जैसे कभी कभी खाना बना नहीं रहता था तो सब लोग ईख वगैरह खा के ही सब रह जाते थे, पड़ोसियों से अपने सब मिल के बैठ के खा लेते थे और एक टाइम का खाना वही चल जाता था। तो उस सब चीज़ पे तो उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन और सब कुछ तो नहीं मिलेगा, आप लॉन्गर रन तक एक ही चीज़ खाते होते रहिएगा। तो आज भी गरीब लोग तो उसी तरह से ईख खा के वहाँ शुगर मिल गया, आप टायर के पीछे ईख लगाया, 4-5 को ईख खींच लिया, लेकर बैठ के कहीं पर खा लिया, ठीक है। हम लोग भी क्या करते थे, पूरा ईंट खींच लेते थे, जाते थे, आप बहुत ज़्यादा ईंट हो जाता था, 2-3 दोस्त मिल के उसको अपने से चलाने वाला ऐसा कोल्हू वाला लगा रहता था, तो उसी में अपना गए अपने से करके कर लिए, उसको थोड़ा सा दे दिए, उसमें से बोर्ड टाइप से मांगता था कि आपका टैक्स कुछ तो देना पड़ेगा, आप मेरे मशीन में ये किए, तो देते थे, पूरा लेके आते थे। आप मस्त मूवी देखते रहे, टीवी रहता था एक दोस्त के पास, तो बैटरी वगैरह से जुगाड़ करके टीवी देखते रहिए, अपना जूस पीते रहिए। तो उस सब चीज़ से छुटकारा तो मिला ना। अब 80 करोड़ लोगों को सीधा मिल जाता है खाना, तो अब ये इतना खाने के लिए कितना टेंशन रहता है। आप सीधा मतलब खाना मिल जा रहा है आपका 5 किलो अनाज, तो उससे क्या होगा कि मतलब कि न्यूट्रिशन लेवल जो है कि बढ़ा है लोगों का। अब कह रहा है कि नेशनल, ये तो हम लोग कर लिया। मिड डे मील का भी कंसेप्ट कहीं ना कहीं यहीं से आया था। एक्चुअली इसका जेनेसिस जो हुआ था तो वो हुआ था कि मतलब जो क्या बोलते हैं कि आपका स्कूल में जो इनरोलमेंट रेट जो है तो वो ड्रॉप हो गया था ड्रास्टिकली, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए दे हैव स्टार्टेड दिस कि हाँ कि ये होगा, लेकिन इससे न्यूट्रिशन वैल्यू भी तो कितना ऐसा बढ़ जाता है ना। अब देखिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, 5 लाख पर फैमिली को मिलता है, तो इससे भी तो क्या होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ हो रहा है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आर्टिकल 47 का नहीं ये हो रहा है। बिहार में आप देखिए तो जैसे ये प्रोहिबिशन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इन बिहार, तो ये प्रोहिबिशन एक्सरसाइज एक्ट इतना है, तो ये क्या है, तो ये आर्टिकल 47 का नहीं है। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग, ठीक है ना। हाँ, तो ये कहता है, मतलब आपका आर्टिकल 47 कह रहा है। अब बिहार में जो कानून लगा है, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्सरसाइज एक्ट 2016, तो ये इसको ये कर रहा है कि नहीं। तो ये ओवरऑल जो है, तो ये मतलब ऐसा करके किस तरह से इंप्लीमेंटेशन हुआ है। अगर ऐसा बहुत आर्टिकल देखिएगा जो कि मतलब उस तरह से, जैसे पेंशन वगैरह मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है ना 1100 रुपया, मान लीजिए कि 10 में कहिएगा पेंशन, तो ये जो पेंशन मिल रहा है आपको 1100 रुपया पर मंथ, 1100, तो ये आपका नहीं आर्टिकल 41 का बात कर रहा है कि आर्टिकल 41 कर रहा है कि आपका डैमेज इतना नहीं होने देंगे लाइफ में आपके शरीर का कि आपका इरिपेबल डैमेज हो जाए, तो हम आपको टेक केयर कर लेंगे। एक एज के बाद आप रिटायर हो जाइए, एक एज के बाद यू आर सपोज टू रिलैक्स। अगर आप डिसेबल हो गए तो यू आर सपोज टू रिलैक्स, अगर आप सिक हो गए हैं किसी अदर कारणवश तो यू आर सपोज टू रिलैक्स, गवर्नमेंट विल टेक केयर
नो एज पर देयर लाइक इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड ऑल। तो वो चीज़, तो ऐसा बहुत सारा आर्टिकल आप अपने, ऐसा नहीं कि हम ही बोर्ड पर लिख दिए थे दिस मच ओनली यू हैव टू रिमेंबर एंड मग, खुद सोच के देखना, बैठ के एक बार आप सोच लीजिएगा कि हाँ इस आर्टिकल में ये दिया गया है, याद हो गया आपको। अब उतना बात अगर आपको याद हो गया तो अब क्या वहाँ पर क्वेश्चन का फ्रेमिंग है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल आंसर ना। अब देखिए चैलेंजेस, देखिए चैलेंज में क्या, वाइड स्प्रेड इनइक्वालिटी, भाई साहब ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हाँ भाई, इनइक्वालिटी लेवल तो इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि भाई कि मतलब इस तरह से हो रहा है, अमीर और अमीर होते जाए, गरीब और गरीब होते जाए, ये है, ठीक है ना। ये मतलब आप समझिए कि अभी स्थिति हो रहा है। ऑक्सफैम रिपोर्ट हो गया था, टॉप 1% 40% ऑफ द नेशनल वेल्थ, क्या, हाँ टॉप, ये वाला बात तो इसका पढ़िएगा ऑक्सफैम रिपोर्ट एंड ऑल, तो वो बहुत शॉकिंग रहता है, 10% के बाद 75% से ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। अब अमेरिका में भी निकला हुआ था ना, वेयर इज 99%, मतलब 1% इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल, तो यू आर, मतलब वही सब जगह विजुअल है, तो हम लोग कहाँ हैं फिर। तो ऐसा हर मतलब कंट्री में अक्रॉस द वर्ल्ड ये कंडीशन हो गया है। इतना पुअर है इंडिया में, मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडेक्स भी बहुत ये है। तो आज के आप बोल रहे हैं कि लाइवलीहुड सबको मिलेगा, इसमें भी वर्किंग एंड ऑल का रहता है ना 41 का, तो वो भी मिलेगा। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लीजिएगा, तो बोला कि सर ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, कि आपको काम मिले एंड ऑल, तो ये चीज़ है, शेल्टर मिलना आपका राइट है, डिग्निफाइड लाइफ जीना आपका राइट, डिग्निफाइड लाइफ होना आपका जो मतलब फंडामेंटल राइट है। तो इफ़ यू विल नॉट गेट द जॉब एंड ऑल, तो देन हाउ यू विल एक्सरसाइज एंड हाउ यू विल लिव डिग्निफाइड लाइफ एंड ऑल। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखिएगा हमेशा 100 पारे रहेगा, मतलब मान लीजिए कि अभी अभी आप कब जब देख रहे हैं तो एक बार चेक भी कर लीजिएगा अपकमिंग एग्जाम के लिए, बट वो 100 पारे रहता है मोस्ट ऑफ द केस में ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इतना आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, तभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप 100 के पार। भाई देख, 80 करोड़ लोग गरीब है, उसको खाना मिलिए जा रहा है और रीजनेबल मिल जाता है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए 5 की जगह 4 केजी मिला, वो भी है इतना, तो मेंबर के हिसाब से देखिएगा तो खाना खत्म होने वाला नहीं है, और बाकी लोग के पास है पैसा कि वो कर ले, तो भाई भूखे कौन रह जाता है, और भूखे में इतना पीछे हम लोग कैसे आ जाते हैं यार, गजब यार। तो ये चीज़ आप देख लीजिए चैलेंज में। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, स्टिल नॉट इंप्लीमेंटेड। जो शाहबानो केस आया था तो उस टाइम ये होगा था कि भाई की वी आर जस्ट सिटिंग ऑन द एटम बम एंड ऑल, यू एज सुन एज पॉसिबल इसको लगवा लो यार, नहीं तो ये सोशल टेंशन जो है कि कम्युनल टेंशन और बढ़ाते हुए चला जाएगा, तो ये है। लेकिन बट स्टिल जो लॉ कमीशन एंड ऑल इसको क्या बोला कि ये जो नाइदर नेसेसरी नॉट रिक्वायर्ड वाला अभी कंडीशन में है, तो डोंट गो फॉर इट, वो फर्दर और ये कर देगा, मतलब एस्केलेट कर देगा टेंशन को, कम्युनल टेंशन एंड ऑल को। तो फिर अभी उसको ठंडे अवस्था में भी रख दिया गया है परहैप्स, लेकिन उतना ठंडा में है नहीं। नाउ अगेन इट्स कमिंग इन एडिटोरियल पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू, तो आते रहता है। तो वो अभी भी मतलब फाउंडिंग फादर का जो ड्रीम था उसको फुलफिल नहीं किया गया अभी। अभी देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लैक ऑफ फंड फंक्शन एंड फंक्शनरीज, तो ये तो दिक्कत है ना भाई। जो अब देखिए एक चीज़ आप लोग जानते ही होंगे कि जब ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992, तो मतलब ये काहे आया था यार। आप जब आर्टिकल 40 में लिख ही दिया गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो फिर ये अमेंडमेंट करने का क्या जरूरत है। अरे अमेंडमेंट करने का जरूरत है ना, ध्यान से सुनिएगा जरा। अब देखिए आपको पता होगा कि देखिए एक सेंट्रल लिस्ट होता है, क्या, हाँ सेंट्रल लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कंकरेंट लिस्ट होता है, ये सब दिए ना आप देखिएगा। तो ये शेड्यूल 7 में ये सारा लिस्ट सब दिया गया है, लेकिन कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कोई अपना लिस्ट होता है, नहीं होता है। तो भाई तो ये स्टेट को तो कुछ तो पावर देना पड़ेगा ना भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, तब तो वो फंक्शन करेगा। तो ये तो पहले मेंशन तो किया नहीं है, आर्टिकल 40 में तो बनाएगा कि आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाना है, दैट्स इट, और तो कुछ बात नहीं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर, ठीक है ना, 33rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होकर, ठीक है ना, इसमें ये किया गया कि वो चीज़ हम लोग अलग कर दिए कि हाँ कि भाई ये सब पावर जो है ना कि अब उधर चला गया है, म्यूनसिपैलिटीज को चला गया है, क्या बोलते हैं उसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को चला गया उधर, अलग की सब चीज को जो अलग करने का प्रक्रिया हुआ ना वो इस अमेंडमेंट से हुआ। एंड देन यू विल फाइंड दैट कि वो आर्टिकल 243 से ABCD ऐसा करते करते तक मतलब ऐसा गया, फिर और मतलब आगे चलते तक ये दिया कि टी तक गया कि हाँ कि ये यहाँ तक हो जाएगा, क्या बोलते हैं कि इसे मतलब 243 में A में ये रहेगा, B में ये रहेगा, C में कॉन्स्टिट्यूशन उसका रहेगा। तो इस तरह से बातें हुई कब, जब ये अमेंडमेंट हुआ, इसीलिए ये अमेंडमेंट जरूरी हुआ। अच्छा अब हमको समझ में आया कि आखिर ये अमेंडमेंट क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि पहले सिर्फ ये कह दिया गया था कि आप ऐसा कर लीजिएगा, बस बात खत्म। ये अमेंडमेंट से हुआ कि ये राइट्स जो है कि वहाँ पर जाएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, और ये जो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टेट के पास रहेगा, कि सेंटर का तो उसमें कोई बात था नहीं, सेंटर तो पहले अपना जो भी देना है स्टेट को दे चुका था। तो वो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये कहा है, लेकिन यहाँ पर भी अभी देखिए तो वही बात कर रहा है कि अभी भी जो सरकार है ना स्टेट गवर्नमेंट, तो देखिए एक फंड के मामले में ना ये तीनों रदर ऐसे कि तीनों के मामले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना, अभी जो गवर्नर का आप रोल देख लीजिए, हम लोग करेंगे ही अभी 2-4 दिन में, आप देखिएगा कि आफ्टर डूइंग दिस वन, मतलब प्रेसिडेंट के बाद हम लोग गवर्नर पर ही आएंगे। तो आप देखिएगा कि जिस तरह से फंड्स का क्राइसिस ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, उसी तरह से देखिए सेंट्रल में अगर डबल इंजन का सरकार नहीं है तो वो लोग भी फंड देने में कतराएगा। इवन इलेक्शन में बोल भी देता है कि डबल इंजन का सरकार रखिए तो आपको फंड ज़्यादा मिलेगा।
मतलब ऑन ग्राउंड इट्स नॉट गोइंग टू मेक लॉट्स ऑफ सेंस एंड ऑल, बट स्टिल वो जो है कि इसको एक मुद्दा बना के चलता है। चलिए ठीक है, तो आप इसका ना अब ये सब चैलेंजेस देख लिए। अब हम लोग ना क्या करेंगे ना कि इसका डीपीएसपी का मतलब बिहार में क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ है एग्जैक्टली, जैसे ये इसमें से कुछ पॉइंट तो उसमें भी आ जाएगा कि बिहार में क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ है, एक तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है, तो वो सब देखेंगे तब जो है कि लेक्चर बाइंड अप होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी इन बिहार। बिहार में इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए जीविका, तो जीविका वाला आप देखिएगा कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये क्या आपका जीविका वाला मिशन तो आपको पता ही है, कितना लोगों को इंप्लॉयमेंट मिला है और जीविका दीदी एंड ऑल इस सब का इंसिडेंट हुआ है। चलिए उस सब पर नहीं जाते हैं, सोसाइटी और इतना। तो इसको करा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये देखिए आर्टिकल 43 के बी की बात करता है। आर्टिकल 43 के बी में हम आपको बताए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑल की बात की गई है। और ये जो इसको ये ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही था, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2011 में, उससे करके इसको लेकर आया गया था 43 के बी को। और इसमें बोला भी गया था कि इसका जो है ना ये मतलब उस तरह से होना चाहिए, वॉलंटियरी फंक्शन होना चाहिए ये मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इसका जो क्या बोलते हैं उसका जो फंक्शनिंग जो होना चाहिए ऑटोनोमस फंक्शनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेशराइज कर दिया जाए बाहर वर्ड से और कि हमारे इसको इतना पैसा दे दो, इसको इतना पैसा दे दो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल भी हो तो एकदम डेमोक्रेटिक ढंग पे होना चाहिए। और विथ टाइम या मतलब ट्रेनिंग वगैरह देकर जो मैनेजमेंट भी हो तो वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। तो उस तरह से करके हम लोग इसका बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड ऑल। अब ये देखिए दीदी की रसोई, दीदी की रसोई की बात अगर आप करेंगे तो ये तो इंप्रूविंग न्यूट्रिशन, सही बात है, कम दाम में आपको ये मिल रहा है, फिर उधर इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ रहा है महिलाओं में। तो इस तरह से आप देखिएगा कि एक तीर से कितने निशाना की यहाँ पर बात हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी स्कीम्स एंड ऑल है और जो भी अभी नया नया आ भी रहा है तो उसको भी आप अपने दिमाग में माइंड मैप बनाकर देखिए ना कि किस तरह से अपना जो डीपीएसपी है और वो जो भी सरकार जो है अपना स्कीम लेके आ रही है तो किस तरह से ये मैच कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उस तरह से आप करके इसको आप बढ़ा भी सकते हैं इस लिस्ट को। अब बिहार उद्यमी योजना तो बताया ना, ऐसा बहुत सारा लिस्ट है जिसमें क्या है एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द SC/ST यूथ, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वहां पर उन लोगों के पास कैपिटल कम होता है ना, तो इसीलिए सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा ये किया गया है। और ये कहीं ना कहीं बापू का आर्टिकल 46 है जिसमें एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST एंड बीकर सेक्शन देखने के लिए बात की गई है। अब ये क्या मुख्यमंत्री बालक बालिका बाइसिकल स्कीम, ये तो यार इसका तो बहुत मतलब ऐसा करके अपलोड इसको मिला है, ठीक है ना, वहाँ अफ्रीका तक जाके लोग इस चीज़ को सराहा है कि भाई कि इस तरह से किस तरह से बंदी लोग को बाइसिकल देकर और वो लोग का पार्टिसिपेशन स्कूल में बढ़ा है। अब ये एक्सेसिबिलिटी टू द स्कूल, तो ये भी कहीं ना कहीं आर्टिकल यही वाला आर्टिकल को प्रमोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम बोले ना इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है SC/ST एंड बीकर सेक्शन। और खासकर आप देखिएगा तो चिल्ड्रन को, वुमेन को, इस सबको बीकर सेक्शन में आप आराम से मान सकते हैं, डिसेबल को, तो ये सबको इजीली आप मान सकते हैं। तो उस तरह से आप देख लीजिए। CM हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, ये आर्टिकल 48 में कहता है कि एग्रीकल्चर हो थोड़ा साइंटिफिक ढंग से हो, ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री की बात की जा रही है, मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड ऑल हो। उसमें आप देखेंगे कि मखाना डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें है कि फिर से मखाना डेवलप किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से अच्छा सीड दिया जाएगा, किस तरह से वो जो मतलब जो उसका वर्किंग प्रोसीजर है उसको किस तरह से बदला जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाएगा, ठीक है ना। CM इंटीग्रेटेड चौर डेवलपमेंट स्कीम, जैविक कॉरिडोर स्कीम, जैविक कॉरिडोर स्कीम जो गंगा के किनारे किनारे जाके इसको बनाया है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जोन, मतलब आप समझिए तो लार्ज ऑर्गेनिक फार्मिंग जोन इसको बनाने की कोशिश कर दी। ये एग्रीकल्चर रोड मैप का हिस्सा है। आप देखिए कहीं ना कहीं इस सब चीज़ से क्या होता है ना कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिलता है, समझे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इससे प्रमोशन मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये मतलब बिहार में जो हम लोग डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए दीज आर द स्टेप वी हैव ऑलरेडी टेकन। 50% रिजर्वेशन, ये तो बहुत पुराना बात हो गया है लोकल बॉडीज में। तो यहाँ पर भी देखिएगा ये सिर्फ ये नहीं कर रहा है कि वुमेन लोग को वहाँ पे मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आप ये देखिए ना, तो आप अगर मुझे देखिए मैं तो भी बोलूँगा 38(1) में जो लिखा हुआ है कि हम लोग जस्टिस देंगे सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, इसमें तो सारा जस्टिस को ये किया गया है। देखिए महिलाओं को आप समझ रहे हैं ना, महिलाओं को आप पावर दे रहे हैं, सोशल जस्टिस, पेट्रियार्कल के डायरेक्ट चैलेंज हो गया, समझे, इकोनॉमिक, उसको जॉब मिल रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। अब देखिए ये तो रिजर्वेशन का ही रिजल्ट है ना कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 50% से ज्यादा बढ़ गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। नहीं तो आप जाकर देख लीजिए बिहार असेंबली में आज भी आपको डबल डिजिट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखेगा। जाकर आप देख लीजिए इंडियन पार्लियामेंट में आपको 13% से ज्यादा वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखेगा। तो भाई एक साथ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये कर दिया। आप किसी से पूछ भी सकते हैं कोई एक कानून बताओ जो कि एक साथ सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल तीनों जस्टिस को इंश्योर करता है। ये है इंश्योर करता है एक साथ तीनों जस्टिस को। अब देखिए ये तो प्रशांत किशोर वाला आर्टिकल आप देख लीजिए, आर्टिकल 47 पे क्या कहता है, प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स, ठीक है। तो कह रहा है कि बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्सरसाइज एक्ट 2016, तो उससे ये करता है, समझ रहे हैं ना,
कि भाई कि अपना ये दारू जो रहेगा सब बंद रहेगा, ठीक है। इकोनॉमी को उतना नुकसान नहीं होता है, जैसे कि हमारे प्रशांत भैया कहते हैं कि 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ नुकसान होता है, नहीं, लगभग 34-3500 करोड़ का नुकसान लेकिन हो जाता है। लेकिन उतना उससे ज़्यादा तो फायदा इस बात से हो जाता है कि आप समझे ना कि मतलब सोशल कैपिटल कितना अच्छा होता है कि जो दारू नहीं पीते तो उससे पैसा जो बचता है वो कितना बचता है। हेल्थ पर जो है, अगर दारू पीने से जो हेल्थ खराब होता है तो उसका परिवार का पैसा जो जाता है वो, या सरकार के उस पर लोड पड़ता है वो, तो वहाँ से देखिएगा तो वो मैच हो जाता है। तो आप मतलब इट्स अ गुड स्टेप, वी शुड रियली अप्रिशिएट इट। अब देखिए क्रिटिसिज्म में क्या है कि कैन बी इग्नोर्ड, ये तो बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि कैन बी इग्नोर्ड। अब 5 साल बाद आपके पास आएगा, आप वोट नहीं दीजिएगा, आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जो पार्टी, जो नेता डीपीएसपी को इग्नोर करेगा, आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तब गवर्नमेंट इसको इग्नोर करेगा तो आप गवर्नमेंट को इग्नोर कर दीजिएगा 5 साल में। मोरल प्रिंसिपल, ठीक है ना, ये मोरल प्रिंसिपल उस तरह से दिया गया कि देखिए ऑन सिटीजन रहेगा, कि आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ रहेगा। बैन ऑफ अल्कोहल, अब इस अल्कोहल को बैन कर दिया गया। तो ऐसा मतलब जो अदर, अब देखिए ऐसा बात नहीं कि जो एक बात बोला जाता है वही सही है। दूसरा में ये है कि यार दारू जैसा चीज़ है तो उसको आप उसके इस पे रखिए ना कि भाई कि आदमी का अपना डिस्क्रिप्शन पे रखिए कि हाँ कि उसको पीना है कि नहीं पीना है। अब पी के मारपीट करता है उसको ना पकड़िएगा। आप कोई आदमी नॉर्मल पीना भी चाह रहा है तो उसका भी पूरा बैन है, तो वहाँ पर नहीं मिल पाता है। आप क्या पीना चाह रहे हैं? नहीं। और वैसे भी मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। क्या लैक ऑफ कंसिस्टेंसी में देखिएगा, पुअरली क्लासिफाइड इलॉजिकली अरेंज्ड, क्या, हाँ, पुअरली क्लासिफाइड इलॉजिकली अरेंज, मतलब उतना ज़्यादा अच्छे ढंग से ये नहीं किया गया है, ठीक है। आप देखिएगा कि कॉन्साइंस एंड सेंटिमेंट का बात होता है, फिर अगले बात में इकोनॉमिक एंड सोशल डायरेक्टिव की बात हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 44 में देखिएगा तो यूनिवर्सल ऐसा आप उसमें यूनिवर्सल, क्या है यार, यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड, हाँ, यूनिवर्सल सिविल कोड की बात होती है। और वही आर्टिकल 45 में देखिएगा तो उसमें ये बात होती है कि भाई कि मतलब एजुकेशन की बात हो रहा है कि नहीं, कि राइट टू एजुकेशन इस तरह से होना चाहिए। वही आर्टिकल 43 में ये आता है लिविंग वेज की बात हो रहा है। तो मतलब कहीं पर कुछ भी इस तरह से लिख दिया गया है। लेकिन हम लोग तो गांधीयन और सोशलिज्म और क्या बोलते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल, तो ये तो हम लोग बाइफरकेट करके रखे हैं ना। वो ऐसा किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से नहीं दिया गया, वो पढ़ने के सहूलियत के लिए हम लोग किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है। फिर आप देखिएगा कि नॉन इन्फोर्सिएबल है नहीं, आप कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। बड़ा ये यहाँ पर दुविधा रहता है कि जैसे कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर स्टेट नहीं जा सकते कोर्ट में कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पूरा किया, उसी तरह डीपीएसपी को लेकर आप नहीं कोर्ट जा सकते कि देखिए सरकार डीपीएसपी पूरा नहीं किया। तो ये बोथ वेज है। ये सेंटिमेंटल वैल्यू है कि भाई कि इमोशनल करने के लिए ठीक है कि हाँ कि आपके मतलब आपको असिस्टेंट मिलेगा सरकार की तरफ से, मतलब फाइनेंशियली, ठीक है, कि आपका मतलब टेक केयर किया जाएगा। हम इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी को इंश्योर करेंगे। हम इनइक्वालिटी को, इनकम इनइक्वालिटी, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी में बढ़ने नहीं देंगे। ये सब ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा करके हो उतना ज़्यादा कहाँ रहा है। तो उस तरह से आप देख लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट डीपीएसपी फ्रॉम माय साइड, ठीक है ना। कभी बाद में और कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि मेंस नज़दीक आते जा रहा है तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्साइज ही रख रहे हैं, ठीक है ना। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है उतना ही पार्ट को कवर कर रहे हैं। अब चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी को खत्म करेंगे, तब हम लोग प्रेसिडेंट शुरू करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए आपके पास आते रहे अपने से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमारी साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।